साइंस कैंपस मंडावर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में हम आपके लिए लक्षणा शब्द शक्ति के भेद लेकर आए हैं। इसके भेद, उपभेद आदि के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने शब्द शक्ति के प्रकार, अभिधा शब्द शक्ति के बारे में अध्ययन किया था। अभिधा शब्द शक्ति जहाँ शब्द का मुख्यार्थ का बोध होता है, इसका जो शब्द होता है उसे वाचक कहते हैं। इससे निकलने वाला जो अर्थ होता है उसे हम अभिधेयार्थ, वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतार्थ कहते हैं। जहाँ यमक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, वहाँ अभिधा शब्द शक्ति की संभावना अधिक होती है। आज अपन लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में देखेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति किसे कहते हैं कि वह शब्द शक्ति जहाँ शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा होती है और लक्षण के आधार पर अन्यार्थ का बोध होता है। लक्षण मानी शब्द के गुण के आधार पर अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है या अन्य अर्थ का बोध होता है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। लक्षणा के दो भेद होते हैं, जिसमें एक होती है उसका नाम है रूढ़ा लक्षणा, एक है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, और एक है जिसका नाम है, ये पहला नंबर का है भेद इसका। लक्षणा शब्द शक्ति का पहला भेद है रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, और दूसरा भेद होता है इसका प्रयोजनवती लक्षणा। ये दो इसके भेद होते हैं। पहली होती है रूढ़ा लक्षणा और दूसरी होती है प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति। इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कहाँ क्या होता है। रूढ़ा का मतलब होता है वह शब्द जो सदियों से चला आ रहा हो, जो परंपरित हो, जो परंपरा के अनुसार होता है। अनेक शब्द ऐसे होते हैं जो रूढ़ होते हैं, जो परंपरा के अनुसार होते हैं, जिनमें कोई भाव छिपा हुआ होता है। तो वह शब्द शक्ति, इसकी परिभाषा होगी कि जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होती है तथा परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। जहाँ मुख्य अर्थ में बाधा होती है, नहीं मुख्य अर्थ अपना अर्थ नहीं देता उस समय, और परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। यदि यहाँ चलते हैं अपन कि जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होती है तथा किसी प्रयोजन होता है उद्देश्य, प्रयोजन के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। लक्ष्यार्थ का बोध होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ तो मुख्यार्थ में बाधा दोनों जगह होती है, क्योंकि मुख्य अर्थ का अतिक्रमण होता है, उसका विलोपन होता है। मुख्य अर्थ अपना मुख्य अर्थ नहीं दे पाता शब्द, या तो उसका अतिक्रमण होता है, उसका विलोपन होता है मुख्य अर्थ का। और जहाँ यहाँ तो रूढ़ा में क्या है, परंपरा के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। हमारे पास में ये आ गया, माना कि जैसे ये आ गया मेवाड़, जैसे यहाँ पे आ गया, यहाँ पे होगा तो ये होगा कि मोहन शेर है। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि मेवाड़ वीर है। मेवाड़ तो एक स्थान का नाम है, और इस स्थान में वीर का, कहर का भाव नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि वीर तो सही अपने मुख्य अर्थ में है, लेकिन मेवाड़ नहीं है। अब मेवाड़ परंपरा के आधार पे क्या माना कि मेवाड़ में रहने वाले लोग,
सदियों से लोग मेवाड़ को मानते हैं, मेवाड़ में रहने वाले लोग मानते हैं। तो यहाँ ये शब्द है मेवाड़, ये किसका अर्थ दे रहा है? मेवाड़ में रहने वाले लोग। तो ये इसके मुख्य अर्थ में बाधा है और ये शब्द रूढ़ हो रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है मेवाड़ में रहने वाले लोग, तो इसका नाम होगा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ पे क्या देख रहे हैं प्रयोजनवती में कि यहाँ मुख्यार्थ में बाधा है कि मोहन शेर, मोहन शेर अर्थात मोहन शेर जो है अपने मुख्य अर्थ में नहीं है, मुख्य अर्थ में बाधा हो गई यहाँ पे। फिर क्या है, किसी प्रयोजन किसी उद्देश्य के आधार पे मोहन को शेर माना जा रहा है कि शेर के समान उसमें गुण होगा। अब शेर में गुण कौन सा होता है? वीरता का, साहसी का। तो यहाँ मोहन वीर है, साहसी है, ये वाला इसमें गुण आना चाहिए। तो यहाँ पे शेर जो है ये प्रयोजनवती लक्षण शब्द शक्ति में आया है, तो यहाँ पे लक्ष्यार्थ है। यहाँ तो यहाँ आप को ये ध्यान देना है कि जितने मुहावरे होते हैं, लोकोक्ति होती है, वो रूढ़ा में काम आती है। विशेष में देखो, ध्यान रखना विशेष होगा इसके, विशेष कि मुहावरे व लोकोक्ति, लोकोक्ति ये रूढ़ा में काम आने वाले होते हैं, रूढ़ा में। और यहाँ पे क्या होता है कि रूपक अलंकार, रूपक, और एक होता है लुप्तोपमा, उपमा का एक भेद होता है लुप्तोपमा। ये दोनों अलंकार जो है प्रयोजनवती में काम आने वाले होते हैं, रूपक और लुप्तोपमा। जैसे यहाँ मोहन को रूप मिला है, किसका? शेर का रूप मिला है। तो रूपक अलंकार और लुप्तोपमा का प्रयोग कहाँ होता है? प्रयोजनवती में। और जहाँ पे मुहावरे लोकोक्ति है वहाँ किसका होता है? वहाँ पे होता है किसका? रूढ़ा लक्षणा का। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ, उदाहरण चलेंगे इसके। अब जैसे कि हमारे पास ये आ गया, हमारे पास है, जैसे ये उदाहरण आ गया अपने पास, पहला, परीक्षा में अधिक अंक लाकर रीना ने मीना की नाक काट। दूसरा ऐसा है हमारे पास, ये आ गया, माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इवई पड़ंत। इन दोनों में हमने क्या देखा? अभी मैंने बोला कि रूढ़ा में क्या है? लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग होता है। अब यहाँ देखिए, परीक्षा में अधिक अंक लाकर रीना ने मीना की नाक काट दी। अभी नाक काट दिया गया है यहाँ पर। अब नाक काटना मुहावरा होता है, लज्जित करना, शर्मिंदा करना होता है। अब परीक्षा में नाक काटने का काम ही नहीं है, क्योंकि हथियार थोड़ी चलते हैं। अगर ऐसा होता है लड़ाई में, अगर ये परीक्षा की जगह लड़ाई होता, लड़ाई में रीना ने मीना की नाक काट दी। अब लड़ाई हो रही है और लड़ाई में नाक कट सकती है क्योंकि हथियार चलते हैं। तो यदि ऐसा होता है कि लड़ाई में रीना ने मीना की नाक काट दी, तो मुख्य अर्थ में तो वहाँ कौन सी होती है? अभिधा होती है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे परीक्षा की बात आ रही है, तो यहाँ नाक कटने का मतलब उसको लज्जित कर दिया, यानी कि मुहावरा है, तो इसका नाम होगा रूढ़ा लक्षणा। इसका नाम है रूढ़ा लक्षणा हो गया, क्योंकि यहाँ पे मुहावरे का प्रयोग है, रूढ़ा लक्षणा। यहाँ चलते हैं अपन नीचे वाली में कि माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ये पड़ंत। जब रूपक अलंकार अपन ने पढ़ा था तो वहाँ आपको इसमें आया था कि यह माया मानी सांसारिक वस्तु को किसका रूप मिला है? दीपक का, आदमी को पतंगे का। क्यों? क्योंकि पतंगे को आकर्षित करने वाला होता है दीपक और नर को होता है माया। तो रूपक अलंकार आ गया यहाँ पर। तो रूपक अलंकार जहाँ पे होता है वहाँ कौन सी होती है? प्रयोजनवती होती है। तो इसका नाम हो गया प्रयोजनवती लक्षणा शक्ति। दोनों गए। तो ये दोनों इसमें भेद होते हैं कि जहाँ रूपक अलंकार हो, लुप्तोपमा हो, वहाँ तो होती है प्रयोजनवती, जहाँ लोकोक्ति हो, मुहावरे हो, कोई भाव छिपा हुआ हो। भाव छिपे का मतलब हमारे पास ऐसा आ गया, पाप काँप रहा है, ऐसा आ गया, पाप काँप रहा है। अब यहाँ पे ये देखेंगे कि पाप तो मन में रहने वाला भाव है, और मन में रहने वाला भाव थोड़ी काँपता है, उसको करने वाला। तो यहाँ ये रूढ़ हो रहा है किसमें? पाप करने वाले में। इसका होना चाहिए पाप करने वाला काँप रहा है, तो रूढ़ हो रहा है, तो इसका नाम होगा रूढ़ा लक्षणा शब्द शक्ति, इसका नाम होगा। अब आते हैं हम प्रयोजनवती के कई भेद होते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के दो भेद होते हैं, जिसमें एक का नाम है गौणा। यहाँ देखते हैं अपन प्रयोजनवती लक्षणा के भेद। प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भेद। शब्द शक्ति के, अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ रूपक और
लुप्तोपमा का प्रयोग होता है यहाँ पर। अब उसी के आधार पर चलेंगे। यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा शब्द के दो भेद होते हैं इसके, जिसमें एक तो होती है गौणी लक्षणा, एक तो ये वाली होती है, और दूसरी होती है यहाँ शुद्धा। ये दो भेद होते हैं इसके, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। अब गौणी में चलते हैं कि जहाँ गुण सादृश्य, गुणों की समानता, सादृश्य मानी समानता, जहाँ गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ, गौणी का मतलब है गुणों की समानता के आधार पर, गुणों की समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, लक्ष्यार्थ का बोध होता है। तो जहाँ गुण सादृश्य अर्थात गुणों की समानता के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहाँ तो होती है गौणी लक्षणा। इसकी चलेंगे तो जहाँ, इसकी अलग आएगा कि जहाँ समीपता, उसमें गुणों की समानता नहीं होती है, जहाँ समीपता, साहचर्य, आधार आधेय या तात्क्रम्य कर्म आएगा, कर्म के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है। बेटा इसको ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार समझ में आ गई तो आ गई, और अभी नहीं आई तो फिर कभी नहीं आने वाली। सामने अलग अलग दिया हुआ है, तात्कर्मी के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है, लक्ष्यार्थ का बोध होता है, तो वहां होती है शुद्धा लक्षणा। अब जैसे दोनों पर अंतर समझा रहे हैं, रूपक अलंकार यहाँ भी होता है, रूपक वहां भी होता है। अब कैसे होगा इसका, यहाँ देखते हैं अपन। हमारे पास ये आ गया, हमारे पास है यहाँ पर कि सीता तो निरी गाय है, सीता तो निरी गाय। एक तो अपन ने यहाँ ऐसा लिखा कि यहाँ कोई सीता को यहाँ गाय का रूप मिल गया। यदि ऐसा होता कि सीता चौकन्नी रहती है और सीता को चौकन्नी का रूप नहीं मिलेगा, चौकन्नी कोई उपमान नहीं है, चौकन्नी तो गुण है, वो तो गौणी में जाएगी, वो तो किस में जाएगी, वो तो रूढ़ी, चौकन्ना तो होता है, चौकन्ना होना मुहावरे में आता है, तो ये तो किस में जाएगी कि रूढ़ा में जाएगी। तो ये भेद किसके हैं, प्रयोजनवती के। तो चौकन्ना तो इसमें आ नहीं सकता, इसमें रूपक अलंकार वाला आएगा। अब यहाँ सीता को किसका मिला है रूप, गाय का मिला है, गाय का मिला हुआ है, तो गुण के आधार पे, गाय का गुण क्या होता है, सीधापन, तो सीधेपन के आधार पे सीता को गाय का रूप दे दिया गया है, तो गुण के आधार पे है। यदि हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि लाल पगड़ी जा रही है, या हमारे पास है गया, ऐसा आ गया मुख्य सड़क पर मकान है, या ऐसा आ गया सारा तमाशा गया है। अब यहाँ तो अपन देख, अगर हमारे पास ऐसा आ गया मुख चंद्र है, मुख को यहाँ चंद्रमा का रूप मिला है, किस गुण के आधार पे, सुंदरता का चंद्र है, तो यहाँ गुणों के आधार पे लक्ष्यार्थ का बोध हो रहा है। किसके आधार पे, गुणों का। सीता को यहाँ सीधेपन के आधार पे क्या माना है, गाय, तो यहाँ तो दोनों में किसके आधार पे है, गुणों की समानता के आधार पर। लेकिन यहाँ देखते हैं लाल पगड़ी, लाल पगड़ी किसके लिए होती है, सिपाहियों के लिए होती है। सिपाही अपने सिर पर पंजाब में सिपाही जो लाल पगड़ी धारण करते हैं, तो लाल पगड़ी में और सिपाही में क्या है, समीपता का भाव हो गया। किसका हो गया, समीपता का भाव हो गया ना। समीपता का मतलब, समीपता कह दो, साहचर्य कह दो, कि लाल पगड़ी और सिपाही हमेशा सिपाही धारण करते हैं। यहाँ देखिए मुख्य सड़क पर मकान है। अब मुख्य सड़क होता है मेन रोड, लेकिन मेन रोड पे मकान तो नहीं हो सकता है, मेन रोड के किनारे होता है, तो सड़क की समीपता तो आ गई यहाँ पर। मुख्य सड़क पे मकान तो नहीं हो सकता, तो मुख्य अर्थ तो नहीं है इसमें, मुख्य अर्थ तो है नहीं है। अब अन्य अर्थ क्या निकलेगा, उसके पास, किसके पास, मुख्य सड़क के पास, तो के पास का मतलब समीपता आ गया, तो समीपता आ गई, तो यहाँ पे भी कौन सी होगी, शुद्धा होगी। तीसरा है सारा घर तमाशा देखने गया है।
सारा घर तमाशा। अब घर थोड़ी गया है, घर में रहने वाले लोग गए हैं। घर में रहने, अब घर की समीपता क्या है, घर में रहने वाले लोगों से आ गया ना। घर में रहने वाले लोग तमाशा देखने गए हुए हैं, तो यहाँ पे भी कौन सी होगी, शुद्धा लक्षणा हो जाएगी। तो इसकी दोनों में अंतर क्या होगा कि जहाँ गुण की समानता के आधार पे लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ तो गौणी होती है, और जहाँ समीपता, साहचर्य, आधार, आदे, तात्क्रम्य के आधार पे लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ पे कौन सी शुद्धा होती है। अब अपन चलते हैं इनके भेदों के ऊपर। गौणी के भी 2 भेद होते हैं और शुद्धा के भी 2 भेद होते हैं। अब पहले पढ़ेंगे गौणी के भेद कि गौणी लक्षणा के कौन कौन से भेद होते हैं। तो पहले यहाँ एक बार यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अब आते हैं गौणी लक्षणा पे। देखो, गौणी लक्षणा के 2 भेद होते हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ देखेंगे। गौणी लक्षणा के भेद, इसकी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है जिसे कहते हैं अपन सारोपा लक्षणा, और दूसरी होती है, यहाँ पे लिखते हैं दूसरी को, साध्यावसाना। सारोपा में क्या होता है और साध्यावसाना में क्या होता है, इसमें उपमेय और उपमान दोनों ही होते हैं। रूपक अलंकार का जो उपमेय और उपमान चाहिए वहाँ तो उपमेय और उपमान दोनों ही होते हैं यहाँ पे तो। और यहाँ उपमेय तो छिपा होता है, उपमान व्यक्त होता है। उपमेय छिपा होता है, उपमान ही व्यक्त होता है यहाँ पे। किसमें, साध्यावसाना। पहचान तो क्या है इसकी कि यहाँ तो उपमेय और उपमान दोनों ही होते हैं सारोपा में तो, और यहाँ उपमेय तो छुपा होता है और उपमान व्यक्त होता है यहाँ पे। तो लिखेंगे, अगर परिभाषा चलती है यहाँ पे कि जहाँ उपमेय व जहाँ किसी पद में, पद कह दो, पंक्ति कह दो, जहाँ किसी पद ऑब्लिक पंक्ति में उपमेय व उपमान दोनों को शब्दों द्वारा निर्देशित करते हुए अभेद बताया जाता है। भाई रूपक अलंकार तो यहाँ भी होगा, रूपक वहाँ भी होगा, क्योंकि ये दोनों किसके भेद है, गौणी के हैं, और रूपक में उपमेय और उपमान दोनों ही होते हैं। बताया जाता है, ये तो होता है सारोपा में जिसमें रूपक अलंकार पूरा होता है। और यहाँ होता है कि जहाँ किसी पद ऑब्लिग पंक्ति में उपमेय को छिपाकर केवल उपमान व्यक्त किया जाता है। पहचानने के लिए तो क्या करेंगे कि इसमें गौणी में, सारोपा में क्या होता है कि उपमेय और उपमान दोनों ही होता है, और साध्यावसाना में क्या होता है, उपमेय को छिपा करके उपमान व्यक्त होता है। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ पे यथा, जैसे हमारे पास ये आ गया है रमेश तो गधा है, ये आ गया रमेश तो गधा है। हमारे पास ये आ गया है कि विवेक तो बैल है। हमारे पास ये आ गया गांधी जी 1.5 पसली के व्यक्ति थे। ये आ गया गांधी जी 1.5 पसली के व्यक्ति थे। हमारे पास आ गया है कि मुख चंद्र है। यदि ऐसा आ गया है अखाड़े में सिंह के आते ही गीदड़ भाग गए। यह हमारे पास है क्या, ऐसा आ गया है मुँह उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब यहाँ अपन क्या देख रहे हैं कि रमेश तो गधा है। यह रमेश हो गया उपमेय, गधा हो गया उपमान। उपमेय को उपमान का रूप मिला हुआ है।
विवेक तो बैल है, विवेक यहाँ पर उपमेय, बैल यहाँ पे उपमान, उपमेय को उपमान का रूप में लेंगे, उपमेय उपमान दोनों ही है यहाँ पे। तो जहाँ पर उपमेय उपमान दोनों होते हैं वहाँ तो सारोपा होती है। इसमें देखिए गांधी जी 1.5 पसली के व्यक्ति थे, गांधी जी को यहाँ पे रूप दिया है 1.5 पसली का। वैसे ये रूढ़ा में भी जा सकती है, लेकिन यहाँ लेंगे 1.5 पसली का मतलब है कमजोर आदमी। तो ये भी किस में जाएगी, ये भी आएगी सारोपा में। मुख चंद्र है, मुख है उपमेय, चंद्रमा है या उपमान, तो यहाँ भी सारोपा में है। लेकिन यहाँ देखते हैं अखाड़े में सिंह के आते ही गीदड़ भाग गई। अखाड़ा होता है वह स्थान जहाँ युद्ध होता है। अब युद्ध सिंह में और गीदड़ में थोड़ी होता है। सिंह किसके लिए कहा है, वीर के लिए, और गीदड़ किसके लिए है, कायर के लिए। तो यहाँ इसका उपमेय कौन है, वीर पुरुष पहलवान। यहाँ इसका उपमेय कौन है, कायर पहलवान। यानी कि इस का उपमान तो मिला हुआ है सिंह, इसका उपमेय नहीं है। यहाँ पे उपमेय कौन है, इसका उपमेय है वीर पुरुष, इसका उपमेय कौन है, कायर पुरुष। तो यहाँ उपमेय नहीं दिया हुआ है, केवल उपमान व्यक्त है। तो यहाँ कौन सी हो जाएगी, साध्यावसाना। नीचे देखते हैं, मुंह उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। अब यहाँ हड्डियों का ढांचा, अगर यहाँ कह दे गांधी जी हड्डियों के ढांचे थे, अगर गांधी जी हड्डियों के ढांचे थे तो गांधी जी को रूप मिल जाएगा हड्डियों के ढांचे का, तो उपमेय हो जाएगा गांधी जी, हड्डियों का ढांचा हो जाएगा उपमान। तो कहाँ जाएगी, सारोपा में। लेकिन इसने क्या कहा है कि मुंह उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा था। मुंह उठाकर देखा तो सामने, अब ये यानी कि उपमेय, इसका उपमेय नहीं है कि उपमेय कौन है, इसका किसके लिए कहा है, केवल उपमान कहा है। यहाँ पर केवल उपमान कहा हुआ है, इसलिए ये जो शब्द शक्ति होगी वो साध्यावसना होगी। तो ये गौणी के दो भेद होते हैं, पहली होती है सारोपा, दूसरी होती है साध्यावसना। जहाँ पर रूपक अलंकार होता है, रूपक का मतलब कि जहाँ उपमेय उपमान दोनों होते हैं, तो वहाँ तो होती है सारोपा। जहाँ उपमेय को छिपाया जाता है, उपमान व्यक्त होता है, तो वहाँ होती है साध्यावसाना। अब जैसे में हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये आ गया है कि गिरधारी कूप मंडूक है। कूप मंडूक होता है कुएं का मेंढक जो सीमित दायरे में काम करने वाला होता है, सीमित। अब यहाँ गिरधारी को रूप मिल गया, कुएं के मेंढक का रूप मिल गया। उपमेय भी है, उपमान भी है। जब उपमेय भी है, उपमान भी है, तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, साध्यावसाना हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे होगी सारोपा लक्षणा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय और उपमान दोनों दिए हुए हैं। और माना केवल यहाँ उपमान होता, कूप मंडूक होता, गिरधारी नहीं होता है यहाँ पे, तो वहाँ कौन सी, तो साध्यावसाना होगी। इसी प्रकार क्या है कि हमारे पास जो शुद्धा लक्षणा है, इसके भी दो भेद होते हैं। वो कौन कौन से, यहाँ देखते हैं। उसके दो भेद होते हैं, एक होती है जिसका नाम है पहली उपादान लक्षणा, और एक होती है लक्षण लक्षणा। उसको यहाँ देखते हैं, शुद्धा लक्षणा के भेद। शुद्धा लक्षणा के इसके भेद होते हैं दो, एक होती है जिसका नाम है उपादान लक्षणा, और दूसरी होती है लक्षण लक्षणा। लक्षण लक्षणा, इन दोनों में अंतर क्या होता है कि जहाँ मुख्यार्थ, जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ में मुख्यार्थ होता है, तो यहाँ आएगा कि जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ का बोध होता है। लक्ष्यार्थ के साथ किसका, मुख्यार्थ का बोध होता है। वो तो होती है कौन सी है, उपादान लक्षणा। और जहाँ पे मुख्यार्थ न होकर केवल लक्ष्यार्थ होता है, केवल लक्ष्यार्थ होता है, तो वहाँ पे होती है लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति। केवल लक्ष्यार्थ होता है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, हमारे पास यहाँ आ गया कि जैसे ये है कमाने लगोगे तो नॉन तेल के भाव याद आ जाएंगे, आ जाएंगे।
और दूसरा ये है कि सारा घर तमाशा देखने गया है। फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग को घुमाइए, सोचिए ऊपर जो लिखा हुआ है क्या भाव निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। मैंने कहा ऊपर उपादान लक्षणा कहाँ होती है, जहाँ लक्ष्यार्थ के साथ मुख्यार्थ हो। अब जैसे ये कह रहा है कि कमाने लगोगे तो नॉन तेल के भाव याद आएंगे। अब नॉन तेल का मतलब ये नहीं कि नमक और तेल के भाव याद आएंगे। नॉन तेल का मतलब होता है नमक, तेल, घर में काम आने वाली सारी सामग्री। कहने का मतलब है घर में काम आने वाली सारी सामग्री तो है, साथ में कौन है, नमक और तेल भी है। अगर कोई कहता है कि अपने हाथ पांव बचाकर काम करना, जिसका मतलब ये नहीं कि अपने हाथ और पैर को ही बचाना बाकी को नहीं। हाथ पैर का मतलब क्या है कि शरीर के सभी अंग तो हैं, साथ में हाथ और पैर भी। तो कहने का मतलब है कि जहां लक्ष्यार्थ भी होता है, जैसे लक्ष्यार्थ क्या निकलेगा इसका, घर में काम आने वाली वस्तु। मुख्यार्थ क्या है, नमक और तेल भी शामिल है इसमें। नमक और तेल अलग नहीं, उसमें भी शामिल है। तो जहां मुख्यार्थ के साथ में लक्ष्यार्थ होता है वहां होती है उपादान लक्षणा। यहाँ क्या करा है, लक्षण लक्षणा। जहां मुख्यार्थ नहीं होकर केवल लक्ष्यार्थ होता है। अब जैसे ये सारा घर तमाशा देखने गया है। अब घर में तो फ्रिज भी होता है, घर में तो बेड भी होते हैं, घर में तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है। क्या वो सारी चीज़ें तमाशा देखने गई है, केवल घर के में रहने वाले लोग गए हैं? तो घर में रहने वाले लोग गए हैं। तो यहाँ सारे घर का मतलब, घर में सारे घर का मतलब होता है घर में रहने वाली सारी वस्तुएं नहीं, केवल घर में रहने वाले लोग। तो यानी कि यहाँ पे मुख्यार्थ नहीं है, केवल लक्ष्यार्थ है। तो जहाँ मुख्यार्थ नहीं होकर केवल लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहाँ पर लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होती है। इसको आप ध्यान से पढ़ना। अगले वीडियो में हम इसके 2-3-4 उदाहरण और समझाएंगे ताकि आपको अच्छी और समझ में आ जाएगी। और फिर नई, इसके बाद आपको एक नई शब्द शक्ति, इसका नाम व्यंजना है, उसको लेकर आएंगे। तो इसको आप ध्यान से पढ़ना और अधिक समझ में ये जब आएगी जहाँ अपन किताब पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे। लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो अपन इसमें से 2 नंबर ना कटवाएं, क्योंकि अधिकांश जहाँ आती है हमारी शब्द शक्ति 12वीं में वो इसी में से आती है। थैंक यू।